दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1213 दिन हो गए और वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ज़बरदस्त रूप से जारी है। सबसे पहले अति संक्षिप्त में रूस और यूक्रेन के बारे में आज ज़ापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने उत्तरार्धने फ्योदोरोव्का और कोमार पर कब्जा कर लिया है। वह आगे भी बढ़े हैं नोवोपावलोव्का और नोवोसिल्का के बीच में। दूसरी तरफ उनकी बढ़त जारी है शेवचेंको तथा साथ साथ पेरेबुदोवे और ज़ापोरिजिया ओब्लास्ट नहीं गांव है और उसी से आगे ऊपर में याल्टा की तरफ। पोक्रोवस्क के क्षेत्र में भी उनकी बढ़त जारी है। उनका मुख्य लक्ष्य कॉन्स्टांटिनिवका है और बाकी जगहों में युद्ध जारी है, जैसे टोरेस्क, चासिव यार, सिवेर्स्क और यूक्रेन के उत्तर पूर्व में यानी खार्कोव के पूर्व और उत्तर में लिबान से लेकर कुपियांस तक लड़ाई जारी है। सुमी में रूसी सैनिक और भी आगे बढ़े हैं और सुमी डिस्ट्रिक्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आते हैं ईरान इजराइल के बीच युद्ध की कुछ तथ्य जो सामने आ रहे हैं। वह यह है सबसे पहले कि इजराइल का वॉर प्लान जो है वो गड़बड़ा गया है। उन्हें उम्मीद थी कि वह अचानक से आक्रमण करके ईरान को इस तरह से धाराशायी कर देंगे कि वह लड़ने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ईरान के द्वारा जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसके साथ साथ रिपेयर वर्क्स इतना ज़्यादा और इतना सक्षम है कि इसका अंदाज़ा इजराइल और उसके साथी नेटो, यूके, यूएस को नहीं हो सका। और अब कहें तो वॉर ऑफ अट्रीशन शुरू हो गया, क्योंकि सीधे तो लड़ नहीं रहे हैं ज़मीन पे ये, और इसमें यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की नीति में ईरान इजराइल से आगे दिख रहा है। इसका नतीजा है कि ट्रंप को बदहवासी में कहना पड़ा कि तेहरान खाली करे, और नेतान्याहू और उसके कई साथियों को कहना पड़ रहा है कि ईरान के रिलीजियस सुप्रीमो की हत्या आवश्यक है युद्ध को रोकने के लिए। जहाँ तक इजराइल की एयर सुपेरियोरिटी की बात थी, वह भी फेक लग रहा है। कुछ उसके ड्रोन्स जो वहाँ पहुँचे हैं संभवतः देखने के लिए कि क्या होता है, वह मारे गए हैं। याद होगा कि सीरिया के कमज़ोर एयर डिफेंस होने के बावजूद भी वहाँ पे इजराइल के F-35 आसानी से नहीं उड़ पाते थे। उनको डर होता था कहीं मारे ना जाए, और इस हालत में जो वह इजराइल पे मार कर रहे हैं वो जॉर्डन के एयर स्पेस से ट्री टॉप लेवल पे यानी काफ़ी नीचे से वह जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और दूर से ही स्टैंड ऑफ वेपन ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं। यानी यूँ लग रहा है कि जिस तरह से ईरान तबाही कर रहा है, इजराइल के कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त मार कर रहा है, उसमें इजराइल बहुत लंबे समय तक अपने आप को नहीं सस्टेन कर पाएगा जब तक कि अमेरिका उसके साथ ना आए। और यह एक कारण दिखता है साफ साफ कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो, क्योंकि इजराइल तो उसका फॉरवर्ड मिलिट्री बेस है जिसके आधार पर पूरे वह मिडिल ईस्ट को कंट्रोल में रखता है। ईरान ने 14 से 16 वेव्स अभी तक अपने ऑपरेशन किए हैं, जिसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इजराइल में है उसको उड़ा दिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इजराइल को मदद कर रहा था ईरान के खिलाफ पूरे सूचना और दूसरे चीज़ों में। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ईरान और अमेरिका ने शुरू किया था ईरानी जनता के खिलाफ, वह भी कहीं ना कहीं से फेल हो चुका है। कुछ चंद ईरानियन जरूर जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ और जो भाग के दूसरे देशों में गए हैं, वह अब नारा दे रहे हैं कि वह इजराइल के साथ हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने देश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने देश के दुश्मन ईरान और अमेरिका के साथ आते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही बर्बाद और ख़राब होने वाला है। अंततः कहना चाहूँगा कि लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल्स जैसे सेजिल और दूसरे तरह के जो भी हैं, उनके स्टेल्थ, साइबर डिसरप्शन, मास कन्फ्यूज़न इजराइल से आगे जा चुका है। साइबर डिसरप्शन में जीपीएस जैमिंग भी शामिल है, जिसका असर कई जहाज़ों पर भी पड़ रहा है। ओसेंट और
दूसरे फ्लीट जैसे चाइना, फ्रांस, जर्मनी उन पे भी पड़ रहा है। हाँ, ईरान के पास वैसे एयर पावर नहीं है कि उनके फाइटर हवा में उड़े और अटैक करें, उनकी कमी है। एयर डिफेंस की भी मैं कहूँगा कमी है। लेकिन जो मोसाद का सबोटाज टीम था, उसको जो करना था वो कर चुका। आगे उसकी क्षमता नहीं बनती है कि और भी वह कुछ ईरान के खिलाफ कर सके, हालांकि उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। चलते चलते इजराइल के इवैक्यूएशन टीम और जो शेल्टर्स उन्होंने बना रखे थे उस पर भी संभवतः आक्रमण शुरू हो गया है, और इसलिए इजराइल के लिए बहुत कष्टकारक है। एक वीडियो में यह भी दिखा था कि किस तरह से वहाँ के जनता अपने सरकार और सेना के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।